सिंदूरी इश्क भाग 7 राठौर मैंशन। प्राक्षी से अब देविका और माधवी जी का बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर वो भी तो इंसान थी, तो कब तक सहती। इसलिए प्राक्षी ने फैसला कर लिया था कि अब वो राठौर मैंशन में नहीं रहेगी। और फिर किसके लिए रहती वो? राठौर मैंशन में उसका पति, उसका ध्रुव, पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था। वो भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर। राठौर मैंशन में देविका जी और माधवी उसे कभी चैन से नहीं जीने देंगी। इससे अच्छा है वो खुद ही यहाँ से चली जाए। आखिर कब तक वो इसी तरह से देविका और माधवी के जुल्म बर्दाश्ती करती रहेगी? प्राक्षी जैसे ही मैंशन से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, वैसे ही किसी को अपने सामने देखकर उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने इवांस और दादाजी खड़े थे। दादाजी के चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन इवांस को देखकर उसके चेहरे के भाव का पता लगाना मुश्किल था। वही परश्विनी और चैतन्य जी भी देविका और माधवी को गुस्से में घूर रहे थे। राठौर फैमिली के मदों को देखकर लग रहा था कि जो भी कांड देविका और माधवी ने प्राक्षी के साथ अभी अभी किया था, वो राठौर फैमिली के मदों ने देख लिया था। जब माधवी प्राक्षी को बालों से पकड़ कर किचन से बाहर लेकर आई थी, तभी राठौर फैमिली के मर्द मैंशन के अंदर एंटर करते हैं और अपने सामने चल रहे तमाशे को देखकर उन लोगों को गुस्सा आने लगता है। लेकिन दादाजी ने इवांस को रोक लिया था। वो देखना चाहते थे कि आखिर उनकी दोनों बहुएं किस हद तक नीचे गिर सकती हैं। प्राक्षी बिना किसी को देखे ही मैंशन से बाहर जाने लगती है, वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़कर उसे मैंशन से बाहर जाने से रोक देता है। प्राक्षी पलटकर जब अपने हाथ की तरफ देखती है तो इवांस ने ही उसका हाथ पकड़ा हुआ आई था। इवांस अपनी सर्द आवाज में प्राक्षी से बोला, कोशिश भी मत करना मैंशन के बाहर जाने की। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। इवांस की आवाज इतनी सर्द थी कि सभी के अंदर डर की लहर पैदा कर देती है। देविका और माधवी का तो डर से बुरा हाल था। अब तक स्नेहा भी अपने रूम से बाहर आ गई थी। उसे समझते देर नहीं लगती है कि उसकी माँ और बड़ी माँ ने प्राक्षी के साथ कांड किया है और अब उन दोनों को इवांस के गुस्से से कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन प्राक्षी पर इवांस का कोई असर नहीं हुआ था। प्राक्षी ने इवांस को जवाब देते हुए बोला, मैं किस हक से रहूं यहाँ पर? वैसे भी मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरी वजह से इस फैमिली में तकलीफ हो। जिससे मेरा रिश्ता था, जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं इस मेंशन में रहकर ब्याह करूँगी। प्राक्षी की बात सुनकर इवांस के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। दादाजी ने प्राक्षी के सर को सहलाते हुए बोला, प्राक्षी बेटा, तुम राठौर फैमिली की बहू बाद में हो, पहले बेटी हो। जिस तरह हमारे लिए स्नेहा है, उसी तरह तुम भी हो। राठौर फैमिली का मुखिया मैं हूँ, तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी और इस बात का फैसला मैं करूँगा कि मेरे मेंशन में कौन रहेगा और कौन नहीं। बेटा, हमारा ध्रुव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग अब भी तुम्हारा परिवार है। तुम हमारे ध्रुव की पत्नी हो और तुम्हें हम यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे जब तक तुम्हारा ये दादू जिंदा है। तुम राठौर मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा संघर्ष सिंह राठौर का फैसला है, और किसी ने भी अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उसके लिए। प्राक्षी ने रोते हुए अपने हाथों को जोड़कर दादाजी से बोला, मुझे माफ करिएगा दादू, मगर मैं आपकी बात को नहीं मान सकती। हर एक पल घुटती आई हूँ मैं इस
फैमिली में ध्रुव मेरा भी पति था, प्यार करती थी मैं उससे, फिर मैं उसकी मौत की वजह कैसे बन सकती हूँ। कितना मुश्किल होता है रोज ये सुनना कि मैं अपने हाई पति के मौत की वजह हूँ। हर पल मुझे यहाँ सिर्फ अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि मेरी आबरू तक की छीनने की कोशिश की गई। अब और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं। दादू प्लीज दादू, जाने दीजिए मुझे। प्राक्षी की बातों का दादाजी के पास कोई जवाब नहीं था। वो आज प्राक्षी के सामने शर्मिंदा थे अपने ही परिवार की वजह से। इवांस जो इतनी देर से प्राक्षी की बातों को सुन रहा था, उसने गुस्से में प्राक्षी को घूरते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता कि दादू ने क्या बोला? किसी की हिम्मत नहीं है दादू के खिलाफ जाने की, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर दादू ने बोला है तुम कहीं नहीं जाएगी, मतलब ही जाओगी। प्राक्षी ने सर झुकाकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं रहना आपके घर में, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। इवांस ने प्राक्षी से सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। इवांस बिना किसी की परवाह किए बिना ही प्राक्षी का हौंठा पकड़कर उसे हाल में देविका और माधवी जी के सामने लेकर आता। इवांस ने गुस्से में माधवी और देविका से बोला, आप दोनों को शर्म नहीं आई अपनी ही बहू के साथ बदतमीजी करते हुए? हमारे घर में भी बेटी है, अगर कोई उसके साथ ये करे तो क्या फील करोगे आप दोनों? आज जो आप दोनों ने प्राक्षी के साथ किया है आगे से नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा आप दोनों के लिए कोई नहीं होगा। मैं गलती करने वाले को माफ नहीं करता, चाहे फिर वो कोई भी हो। और एक बात, आज के बाद समीर मुझे मेरे मेंशन में दिखना नहीं चाहिए, और जिसे भी प्राक्षी से प्रॉब्लम हो वो समीर के साथ इस मेंशन से जा सकता है, लेकिन प्राक्षी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी ने भी प्राक्षी के साथ कुछ भी गलत किया तो उसे इवांस सिंह राठौड़ का सामना करना पड़ेगा। इवांस एक नज़र सभी को देखकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अभी वो कुछ ही सीढ़ियां चढ़ा था कि माधवी जी की आवाज सुनकर इवांस अपनी जगह पर रुक जाता है। माधवी ने गुस्से में इवांस से कहा, तुम कौन होते हो इवांस मेरे बेटे को इस मेंशन से बाहर निकालने वाले? जितना हक तुम्हारा है इस मेंशन पर उतना ही समीर का भी है। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मेरे बेटे को उसके ही घर से बाहर निकाल रहे हो। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो इस लड़की को, ना कि मेरे बेटे को। माधवी की बात पर इवांस पलटकर अपनी जलती हुई नजरों से माधवी को घूरकर देखता है तो माधवी अंदर तक कांप जाती है। इवांस सीढ़ियों से नीचे आकर माधवी की आंखों में देखकर बोला, चाची मैं कौन होता हूँ समीर को इस मेंशन से निकालने वाला? ये आप अच्छे से जानती हैं। समीर का कोई हक नहीं है मेरी कमाई हुई दौलत पर। मैं आपके बेटे की अय्याशी के लिए नहीं कमाता हूँ। अगर ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए आपके बेटे को तो बोलिए जाकर कमाए, यूं मुफ्त की पड़े रोटियां ना तोड़े। दूसरी बात, आपके बेटे ने राठौर खानदान की बहू के साथ बदतमीजी की है तो वो इस मेंशन में नहीं रह सकता। आप होती कौन प्राक्षी को 2 टके की बोलने वाली? अपनी जुबान कम चलाए तो आपके लिए बेहतर होगा। इवांस की बात इस बार चैतन्य जी को भी बुरी लगती है। आखिर माधवी उनकी बीवी थी और समीर बेटा, तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं सकते थे इवांस से, क्योंकि समीर ने जो किया था प्राक्षी के साथ वो गलत था। तो क्या बोले वो? देविका जी ने इवांस से कहा, इवांस ये क्या तरीका है अपनी चाची से बात करने का? और समीर क्यों जाएगा यहाँ
से जाएगी तो यह प्राक्षी आखिर किस हक से ये प्राक्षी इस घर में रहेगी। ध्रुव के साथ इसका रिश्ता था, जब ध्रुव ही नहीं है तो ये क्यों रहेगी हमारे मेंशन में, और तुम क्यों इतना इस लड़की की साइड ले रहे हो? आखिर इस लड़की ने ऐसा भी क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें इसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है? किस हक से तुम इसका साथ देते हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है प्राक्षी पर, तो तुम्हें प्राक्षी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देविका जी की बातों से इवांस को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके होंठ और माथे की नसें तक दिखने लगी थी। इवांस ने अपनी दांती पीसकर देविका से बोला, मिसेज राठौर, पहली बात तो आप मुझसे सवाल करने का हक खो चुकी हैं। दूसरी बात, आपको जानना है कि मेरा क्या हक है प्राक्षी पर, तो इसका जवाब अभी देता हूँ मैं आपको। इवांस की बात सुनकर देविका के साथ पूरी राठौर फैमिली कंफ्यूजन से इवांस को देख रही थी। इवांस मंदिर की तरफ बढ़ जाता है, फिर मंदिर से सिंदूर की चिब्बी से सारा सिंदूर अपनी हथेली में उड़ेलकर हॉल में प्राक्षी के सामने खड़ा हो जाता है। प्राक्षी कंफ्यूजन से इवांस को देख रही थी। इवांस एक नज़र प्राक्षी को देखकर अपनी हथेली का सारा सिंदूर प्राक्षी की मांग में भर देता।